हाँ बच्चों, अपने चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम जो मैंने आपको बताया कि राजस्थान की प्राचीन सभ्यता हमारा टॉपिक चल रहा है 2 दिन से, और उसमें कार्यक्रम हमारा कंप्लीट हो गया। बेराट सभ्यता के बारे में चर्चा कर रहे थे और बेराट सभ्यता के बारे में कुछ पढ़ा, कुछ बातें बाकी रह गई। तो आज हम शुरू करते हैं बेराट सभ्यता। ध्यान से सुनना। बेराट सभ्यता को मैंने आपको कल यहां तक बता दिया कि एक अंग्रेज अधिकारी 1837 में अंग्रेज अधिकारी कैप्टन बरट यहां बेराट आए और इसे बीजक की डोंगरी, जो मैंने आपको कल बताया था, बीजक की डोंगरी, यानी डोंगरी का मतलब होता है पहाड़ी। यहां एक शिलालेख मिला था और इस शिलालेख को कहते हैं भाबरू का शिलालेख, या कहते हैं इसे बेराट शिलालेख। और इस शिलालेख से कहते हैं कि अशोक मौर्य बौद्ध धर्म के त्रिरत्न, बुद्ध, धम्म और संघ, इनमें विश्वास प्राप्त करते हुए दिखाया गया। यहां तक मैंने आपको कल क्लियर कर दिया। कैप्टन बरट 1837 में बेराट या घूमने के लिए आए थे और बीजक की डोंगरी पहाड़ी, यहां पर एक शिलालेख मिला था, इसे भाबरू शिलालेख कहते हैं। बेराट की पहाड़ियों मिला था, इसलिए बेराट शिलालेख कहते हैं। और इस शिलालेख से सिद्ध होता है कि अशोक मौर्य ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था, क्योंकि इसमें बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध धम्म संघ में विश्वास प्राप्त करते हुए दिखाया गया था। अच्छा, इसी शिलालेख में सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इसी शिलालेख में अशोक को मगध का राजा कहते हैं। मगध का राजा, ये प्रश्न बहुत बार आता है कि अशोक मौर्य का कौन सा शिलालेख है। अशोक मौर्य का कौन सा शिलालेख है जिसमें अशोक को मगध का राजा कहा जाता है? तो अशोक को मगध का राजा बच्चों किस शिलालेख में कहा जाता है? बेराट शिलालेख, भाबरू शिलालेख। ठीक है, अब देखो आगे थोड़ा पढ़ते हैं। कहते हैं कि 1873 में एक अंग्रेज अधिकारी कार्लाइल यहां आया था बेराट, और कहते हैं भौमली की डोंगरी जो एक पहाड़ी, जो मैंने कल भी आपको बताया था, यहां कहते हैं कि कार्लाइल को 1873 में भी एक शिलालेख इसने खोजा, एक शिलालेख मिला था। ये शिलालेख भी कहते हैं अशोक मौर्य का शिलालेख। इसमें भी कहते हैं कि अशोक मौर्य की जानकारी मिलती है। ठीक है, बेराट कहते हैं कि एक ऐसा पुरातात्विक स्थल है जहां सबसे पहले मंदिर के अवशेष मिले थे। किसके अवशेष मिले थे? मंदिर के अवशेष। भारत का ही पहला स्थान है पुरातात्विक जहां पर मंदिरों के अवशेष मिले हैं। ठीक है बच्चों। अच्छा, अब देखो मेरी बात सुनो। बेराट के अंदर अशोक मौर्य के आहत सिक्के ये और पंचमारक सिक्के यहां पर मिले हैं। अशोक मौर्य के आहत सिक्के, पंचमारक सिक्के मिले हैं। और यहां पर हुण शासक, हुणों का नाम सुना है आपने? हुण मध्य एशिया की खाना बंदोस वीर जाति, हुण मध्य एशिया के निवासी थे। शक भी मध्य एशिया के निवासी थे, आर्य भी मध्य एशिया के निवासी थे। तो हुण शासक मिहिर कुल और तोरमान की मुद्राएं यहां बेराट के अंदर मिली है। हुण शासक मिहिर कुल और तोरमान की मुद्राएं यह बेराट सभ्यता के अंदर मिली है। और इसके अलावा एक यूनानी शासक मेंडियार, क्या नाम है इसका? मेंडियार की मुद्राएं यहां मिली है। यूनानी शासक मेंडियार की मुद्राएं बेराट के अंदर मिली है। और यहां अशोक मौर्य के आहत पंचमारक सिक्के मिले हैं। और यहां बेराट के अंदर हुण शासक मिहिर कुल और तोरमान की मुद्राएं भी यहां पर मिली है। अच्छा, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि बेराट को कहते हैं
प्राचीन युग की चित्रशाला, क्या कहते हैं इसे? विराट को प्राचीन युग की चित्रशाला कहते हैं बच्चों। प्राचीन युग की चित्रशाला क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर सर्वाधिक शैल चित्र मिले थे। सर्वाधिक यहाँ पर शैल चित्र मिले थे। शैल चित्र यानी पत्थरों पर बहुत सारी चित्रकारियां मिली है, इसलिए विराट को जो कहते हैं प्राचीन युग की चित्रशाला। राजस्थान का कौन सा पुरातात्विक स्थल है जिसको प्राचीन युग की चित्रशाला के नाम से जाना जाता है? वो उत्तर, इसका उत्तर क्या होगा? हमारी विराट सभ्यता। ठीक है, तो सुनो, यहां तक हमारा कल क्लियर हो गया था, ये चीजें मैंने आपको कल बता दी। और इस शिलालेख में अशोक को मगध का राजा कहते हैं। फिर मैंने जो आज बताया 1873 के अंदर एक अंग्रेज अधिकारी कार्लाइल में विराट खोदने के लिए आया था, और यह भौगोलिक की डोगरी पहाड़ी में इसने एक शिलालेख खोजा था, और ये भी शिलालेख कहते हैं कि अशोक मौर्य का है। ठीक है, और विराट में मंदिरों के अवशेष मिले हैं। प्राचीन भारत में सबसे पहले मंदिरों के अवशेष कहते हैं विराट में भी मिले हैं। कालीबंगा के अंदर कोई भी मंदिर के अवशेष नहीं मिला है। और यहाँ अशोक मौर्य के आहत सिक्के, पंचमारक सिक्के मिले हैं। यहाँ हुण शासक, हुण मध्य एशिया की खाना बंदोबस्त वीर जाति, हुण शासक मिहिर कुल और तोरमान की मुद्रा यहाँ पर मिली है। और यहाँ पर यूनानी शासक मिंडियार की भी मुद्राएं मिली है। ठीक है, समझ गए अच्छी तरह से? अब मैं थोड़ा सा एक बात और इसमें क्लियर करना चाहता हूं विराट के अंदर। सुनो बच्चों, ये जो हमारी सभ्यता है विराट, यहां आपने एक चीनी यात्री का नाम सुना होगा, और वो चीनी यात्री कोई और नहीं है, बहुत चर्चित चीनी यात्री है, और उस चीनी यात्री का नाम है ह्वेन सांग। क्या नाम है? ह्वेन सांग नाम सुना होगा आपने। इसे ह्वेन सांग कहते हैं, इसे हुन सांग कहते हैं, इसे हवान चवांग कहते हैं। क्या कहते हैं? हवान चवांग कहते हैं, हुन सांग कहते हैं, ह्वेन सांग कहते हैं। आपने नाम सुना होगा, बहुत ज्यादा प्रश्न आते हैं इसमें कंपटीशन के अंदर। ह्वेन सांग भी किसके शासनकाल में भारत आया था, और कहां किस किस जगह घूमा था, और भारत में कितना वर्ष तक ये रुका था। ठीक है, तो ह्वेन सांग एक चीनी यात्री था। क्या था? एक चीनी यात्री था। ह्वेन सांग क्या था? एक चीनी यात्री। और कहते हैं कि ये हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। हर्षवर्धन, आपने सुना है? हर्षवर्धन, वर्धन वंश का शासक, जिसने थानेश्वर को अपनी राजधानी बनाया था। हर्षवर्धन के शासनकाल में ये भारत आया था। और कहते हैं ये 629 से लेकर 645 तक, यानी 16 वर्ष तक ये भारत रहा था। कितने वर्ष तक भारत रहा था? ये 16 वर्ष तक भारत रहा था। 629 से लेकर 645 तक 16 वर्ष तक ये इंडिया में रहा था। अब कहते हैं कि ये ह्वेन सांग नालंदा विश्वविद्यालय का विद्यार्थी रहा था। नालंदा विश्वविद्यालय का नाम सुना है आपने? बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय, जहां पर बौद्ध धर्म की पढ़ाई होती थी। और इसी विश्वविद्यालय में कहते हैं कि ह्वेन सांग ने बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण की थी, और बौद्ध धर्म ग्रंथ की बहुत सारी प्रतियां यहाँ इंडिया से लेकर चीन गया था ये, और 16 वर्ष तक ये भारत रुका था। और हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। उसे ह्वेन सांग, हुन सांग और हवान चवांग कहते हैं। ठीक है, अब देखो ह्वेन सांग के बारे में बता रहा हूं कि ह्वेन सांग 634 में कहते हैं कि ये राजस्थान आया था। कहां आया था? राजस्थान आया था। कहां आया था? राजस्थान 634 में। ठीक है, और राजस्थान में सबसे पहले भीनमाल जालोर की यात्रा की थी। इसने भीनमाल जालोर की यात्रा की थी ह्वेन सांग ने। और कहते हैं कि घूमते हुए अपने बेराट नामक स्थान पर भी ह्वेन सांग आए थे। कौन से स्थान पर आए थे? एक पुरातात्विक स्थल बेराट में भी ह्वेन सांग आए थे। अब कहते हैं कि बेराट को ह्वेन सांग ने पारयात्र शब्द कहा है। क्या कहा है? बेराट के लिए ह्वेन सांग ने कौन सा शब्द इस्तेमाल किया है? पारयात्र शब्द का प्रयोग किया है बेराट के लिए। तो सीधा प्रश्न आता है कि बेराट को पारयात्र किस चीनी यात्री ने कहा है? ह्वेन सांग ने कहा है। किसने कहा है? ह्वेन सांग ने कहा है। ह्वेन सांग ने अपनी एक आत्मकथा लिखी। ह्वेन सांग ने अपनी एक आत्मकथा लिखी जिसका नाम था सीयूटी। क्या नाम था? सीयूटी। ह्वेन सांग की आत्मकथा कौन सी है? सीयूटी।
ठीक है। और हवेन सांग, इससे भी इंपॉर्टेंट, हवेन सांग के बारे में बहुत शानदार क्वेश्चन बनते हैं। हवेन सांग को क्या कहते हैं आपको पता है? हवेन सांग को तीर्थ यात्रियों का राजकुमार, तीर्थ यात्रियों का राजकुमार किसको कहा जाता है? तीर्थ यात्रियों का राजकुमार किसको कहा जाता है? हवेन सांग को कहा जाता है नीति का पंडित, नीति का पंडित किसको कहा जाता है? हवेन सांग को कहा जाता है। और तीर्थ यात्रियों का राजकुमार भी किसको कहा जाता है? हवेन सांग को कहा जाता है। और इसे वर्तमान का शाक्य मुनि, वर्तमान का शाक्य मुनि किसको कहा जाता है? हवेन सांग को कहा जाता है। तीर्थ यात्रियों का राजकुमार हवेन सांग, नीति का पंडित हवेन सांग, वर्तमान का शाक्य मुनि किसको कहते हैं? हवेन सांग को कहते हैं। हुन सांग हवान स्वांग एक चीनी यात्री, और कहते हैं कि हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था 629 से 645, यानी 16 वर्ष तक ये इंडिया में रुका था और नालंदा विश्वविद्यालय का विद्यार्थी रहा था। और नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म की शिक्षा इसने ग्रहण की थी, क्योंकि उसमें प्राचीन भारत में नालंदा विश्वविद्यालय एक विश्व में बौद्ध धर्म का बहुत बड़ा केंद्र था। और 634 में ये राजस्थान आया, और राजस्थान में सबसे पहले इसने भीनमाल जालौर की यात्रा की थी और घूमते हुए अपने बेराट पुरातात्विक स्थान पर आया था। और बेराट के लिए इसने क्या कहा है? पार यात्रा शब्द का प्रयोग किया है। और इसने एक आत्मकथा लिखी थी, उसका क्या नाम था? सीयूकी। क्या नाम था? सीयूकी। क्या नाम था? सीयूकी। और इसे हवेन सांग को क्या कहते हैं? तीर्थ यात्रियों का राजकुमार कहते हैं, नीति का पंडित कहते हैं, वर्तमान का शाक्य मुनि कहते हैं। ठीक है। और हवेन सांग के बारे में सीधा ही प्रश्न आता है, कोई भी कंपटीशन है इसमें सीधा प्रश्न यही आता है कि हवेन सांग किसके शासनकाल में भारत आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। हवेन सांग भारत में कितना वर्ष रुका था? 16 वर्ष रुका था। हवेन सांग की आत्मकथा का क्या नाम है? सीयूकी। हवेन सांग राजस्थान कब आया था? 634 में। और हवेन सांग ने राजस्थान में सबसे पहले किस शहर में इसने यात्रा की थी? भीनमाल जालौर में। और फिर कहते हैं बेराट में आया था, और बेराट के इसने किस शब्द का प्रयोग किया है? पार यात्रा शब्द का प्रयोग किया है। ठीक है। तो ये बात है बेराट के बारे में। कल जो मैंने आपको बताया था वो बाकी रह गई थी, और आज हमारी बेराट सभ्यता कंप्लीट है। अब देखो बच्चों, राजस्थान की प्राचीन सभ्यता हमारा हिस्ट्री का टॉपिक, मैंने आपको कल और परसों भी बताया था कि हमारे हर टॉपिक क्रम से चलेंगे, हर टॉपिक पर क्रम वाइज हम बताएंगे। राजस्थान की प्राचीन सभ्यता पार्ट हमने 1 दिया था, फिर राजस्थान की प्राचीन सभ्यता पार्ट 2 दिया था, और आज का हमारा होगा राजस्थान की प्राचीन सभ्यता का पार्ट 3 पार्टों का। ठीक है। और आज इस 3 दिन के अंदर हमने 2 सभ्यताएं पूरी की है, कालीबंगा और बेराट। आज हम अगली सभ्यता पढ़ेंगे, अभी भी रुको। तो 2 सभ्यता हमारी कंप्लीट हो गई है, कालीबंगा और बेराट। तीसरी जो हमारी सभ्यता है, आपने सुना है आहार सभ्यता का नाम सुना होगा आपने, आहार सभ्यता। देखो, नहीं सुना है तो आज सुन लेना। तीसरी हमारी सभ्यता है बच्चों आहार सभ्यता। क्या है? आहार सभ्यता। ये हमारी तीसरी सभ्यता है। क्या जानते हो आहार के बारे में? कुछ तो नॉलेज रखते होंगे आहार के बारे में। ये नाम ही नहीं सुना आपने आज तक? कमाल है। कहां रहते हो? राजस्थान के किस कोने में रहते हो कि आपने आहार सभ्यता का नाम सुना है? हनुमानगढ़ में भी। अच्छा, आपने तो कालीबंगा का नाम सुना होगा बहुत ज्यादा, कालीबंगा पीलीबंगा का। चलो ठीक है। तो उदयपुर के विद्यार्थी को तो आहार सभ्यता का नाम सुना होगा ना? ठीक है। तो सुनो, आज हनुमानगढ़ के भी विद्यार्थी है मेरे पास में, तो उनको बताता हूं कि आहार क्या चीज थी और आहार सभ्यता यहाँ के लोगों की क्या संस्कृति थी और इस सभ्यता की खोज कब हुई थी, और वो जानकारी हम देने वाला हूं मैं। तो सुनो, आहार सभ्यता। उदयपुर जो राजस्थान का, हम ये कह सकते हैं दक्षिण पश्चिम भाग, राजस्थान के दक्षिण पश्चिम भाग में विकसित हुई थी। राजस्थान के दक्षिण पश्चिम भाग में विकसित। भाई मैं आपको बताता रहा हूं कि सभ्यता के बारे में पहला प्रश्न उसकी लोकेशन का होता है।
कौन से पुरातात्विक स्थल कौन से जिले में है, कौन से स्टेट में, ये प्रश्न आता है। फिर ये कौन सी नदी के किनारे, क्योंकि सभ्यता हमेशा नदियों के किनारे विकसित होती है, और इसकी खोज किसने की थी। सबसे पहले ये तो पता होना ही चाहिए इस सभ्यताओं के अंदर क्या चीज है, क्या मिला है, क्या नहीं मिला, वो तो आगे की बात है, लेकिन इतना जरूर क्लियर होना चाहिए कि कौन सी सभ्यता कहां है, किस नदी के किनारे है, और इसकी खोज कब हुई थी। तो ये उदयपुर में, ये स्थान जो है वर्तमान उदयपुर में है। इसे राजस्थान की दक्षिण पश्चिम सभ्यता के नाम से जाना जाता है, क्योंकि पश्चिम राजस्थान का ये भाग हो गया, दक्षिण उदयपुर इस साइड में है, तो ये दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में विकसित, ठीक है। अब कहते हैं कि ये आहार सभ्यता जो है, इसको बनास संस्कृति भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? बनास संस्कृति, यानी बनास सभ्यता कहते हैं। बनास संस्कृति, बनास सभ्यता के नाम से इसको जानते हैं, क्योंकि ये जो नदी तंत्र है वो कौन सा है? बनास नदी तंत्र। बनास, उसकी सहायक नदियां यहाँ पर बहती है, इसलिए इसको बनास संस्कृति, बनास सभ्यता के नाम से जाना जाता है। राजस्थान का कौन सा पुरातात्विक स्थल है जिसको बनास संस्कृति, बनास सभ्यता के नाम से जाना जाता है? बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ये। सुनो, इसको कहते हैं ताम्रवती नगरी। क्या कहते हैं इसको? ताम्रवती नगरी। आहार का जो नाम है वो शिलालेखों में जो नाम मिलता है वो क्या नाम है इसका? ताम्रवती नगरी। आहार सभ्यता को शिलालेखों में किस नाम से जाना जाता है? वो नाम है ताम्रवती नगरी। ये प्रश्न बच्चों बहुत बार कंपटीशन में आता है, चाहे वो राजस्थान पुलिस का कंपटीशन है, चाहे पटवारी ग्राम से, कोई भी ऑलरेडी राजस्थान जो लेवल का क्वेश्चन है, राजस्थान लेवल का जो एग्जाम होता है, उसमें ये प्रश्न आता है कि किस राजस्थान के किस पुरातात्विक स्थल को ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता है? इसका उत्तर क्या होगा? आहार सभ्यता, ठीक है। सुनो, 10वीं और 11वीं शताब्दी में, 10वीं और 11वीं शताब्दी में आहार को कहते थे आघाटपुर। क्या कहते थे? आघाटपुर या आहार दुर्ग। आघाटपुर या आहार दुर्ग कौन सी शताब्दी में? 10वीं 11वीं शताब्दी में इस पुरातात्विक स्थल का नाम क्या था? आघाटपुर या आहार दुर्ग, ठीक है। स्थानीय भाषा में इसको लोग कहते हैं धूलकोट। किस नाम से जानते हैं? धूलकोट। स्थानीय भाषा में आहार को क्या कहते हैं? धूलकोट कहते हैं। 10वीं 11वीं शताब्दी में इसका नाम क्या था? आघाटपुर। आहार दुर्ग था। शिलालेखों में इसका नाम क्या था? ताम्रवती नगरी था। और ये बेल्ट है जो बनास नदी तंत्र का जो बेल्ट है, बनास नदी चंबल में गिरती है, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? बनास संस्कृति और बनास सभ्यता। उस सभ्यता के बारे में हम पढ़े, ठीक है। अब देखो मेरी बात सुनो कि सभ्यता नदियों के किनारे विकसित होती है। अच्छा, ये भी कौन सी नदी के किनारे थी? जिस प्रकार से मैंने आपको बताया, कालीबंगा गग्गर नदी के किनारे, बेराट बाणगंगा नदी के किनारे विकसित, तो ये भी तो कोई किसी नदी के किनारे होगी। ये जो सभ्यता है ये एक नदी है जो कहते हैं कि अरावली की पहाड़ी से निकलती, क्योंकि अरावली का एरिया है, और इस नदी का नाम है आयड़ नदी। क्या नाम है? आयड़ नदी। और इसको कहते हैं बेड़च नदी। दूसरा नाम क्या है इसका? बेड़च नदी। अब कहते हैं कि उदयपुर के अंदर यहाँ एक उदय सागर झील है। क्या है? उदय सागर झील। अब उद्गम स्थल से लेकर उदय सागर झील तक इस नदी का नाम क्या होता है? आयड़ नदी होता है। क्या होता है? आयड़ नदी। उदय सागर झील का नाम नहीं सुना? उदयपुर के अंदर इसका निर्माण महाराणा उदय सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था? महाराणा उदय सिंह ने। अच्छा, इस नदी में, इस झील में गिरने के बाद आगे इस नदी का नाम हो जाता है बेड़च नदी। क्या हो जाता है? बेड़च नदी। तो देखो, उद्गम स्थल से लेकर उदय सागर झील तक इस नदी का क्या नाम है? आयड़। और उदय सागर झील से लेकर आगे इसका नाम क्या हो जाता है? बेड़च। क्या हो जाता है? बेड़च। और कहते हैं कि आगे जो ये नदी है ये किस में मिल जाती है? बनास में मिल जाती है। और बनास कहते हैं किस में मिल जाती है? चंबल में मिल जाती है। किस में मिल जाती है?
चंबल में। और चंबल कहते किस में मिल जाती है? यमुना मिल जाती है। यमुना कहते किस में मिल जाती है? गंगा में मिल जाती है। और गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों मिलकर अपना जल है वो बंगाल की खाड़ी में उड़े। ठीक है, अब सुनो, ये जो आहड़ सभ्यता है उदयपुर में कौन सी नदी के किनारे है? ये अरावली की पहाड़ियों से एक नदी निकलती है जिसका नाम है आयड़ बेड़च। ये नदी जब उद्गम स्थल से निकलती है और उदय सागर झील में गिरती है तो बीच में इसका नाम क्या होता है? आयड़ होता है। ध्यान से सुनना, इसका नाम क्या होता है? आयड़ होता है। और उदय सागर झील उदयपुर के अंदर है। इसका निर्माण महाराणा उदय सिंह ने करवाया था। और उदय सागर झील से जब बनास में गिरती है तब उस नदी का नाम क्या हो जाता है? बेड़च। क्या हो जाता है? बेड़च हो जाता है। और कहते हैं कि नदी बनास में गिरती है, बनास चंबल में गिरती है, चंबल यमुना में गिरती है, यमुना गंगा में गिरती है, गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों मिलकर बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। ठीक है बच्चों, इतनी बातें कंप्लीट हो गई। भाई ये जो सभ्यता है राजस्थान उदयपुर दक्षिण पश्चिम भाग में विकसित, इसको बनास संस्कृति, बनास सभ्यता के नाम से जाना जाता है। और इसको ताम्रवती नगरी कहते हैं शिलालेखों में। 11वीं और 12वीं शताब्दी में इसका नाम आहगाटपुर, आहरदुर्ग और स्थानीय भाषा में इसको लोग धूलकोट के नाम से जानते हैं। और फिर मैंने आपको ये क्लियर किया है कि सभ्यता कौन से नदी के किनारे विकसित है, तो उस नदी का नाम क्या है? आयड़ ऑब्लिक बेड़च। ठीक है, इतना पढ़ेंगे हम, बाकी हम पढ़ेंगे कल। नमस्ते बच्चों।